अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग नई डिवाइस पढ़ेंगे जिसका नाम है मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज एन इंडिपेंडेंट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेटर। ठीक है, मतलब इसकी मदद से आप लोग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की रेंज के जो सिग्नल्स हैं उनको आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। रीज़न ये होती है कि जिस तरह आम हमारे ऑसिलेटर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि नॉइस की मदद से एक सिग्नल जनरेट करते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी के लिए वो जो है बने होते हैं उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को वो मतलब जनरेट करते हैं या उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को वो ऑसिलेट कराते हैं। आपको किसी एक्सटर्नल इनपुट सोर्स के देने की यानी फ्रीक्वेंसी सोर्स के देने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ मैग्नेट्रॉन में भी यही है कि ये हाई पावर वैक्यूम ट्यूब है जो कि वर्क करता है एज अ सेल्फ एक्साइटेड माइक्रोवेव ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये एक सेल्फ एक्साइटेड ऑसिलेटर है। मींस कि आप इसको सिर्फ डीसी वोल्टेज देंगे और बकिया जो है आप इसको और कोई चीज़ मतलब इस एज सच नहीं देंगे। पावर वगैरह या किसी मतलब किसी एसी सिग्नल को आपने नहीं प्रोवाइड करना। ये ख़ुद ही जो है एक हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्रिएट करके दे देगा। मैग्नेट्रॉन और बकिया तमाम डिवाइसेस में एक और फ़र्क भी है। वो फ़र्क क्या है कि इसमें हमारे पास जो फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो हमारे पास क्या होती हैं, एट 90 डिग्री होती हैं। क्रॉस्ड से ये मुराद है ये मुराद है। ठीक है, जबकि प्रीवियस डिवाइसेस में हमारे पास से वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड थी वो आपस में पैरेलल में हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस फील्ड्स होती हैं, वहाँ पे पैरेलल फील्ड्स थी। These multi-cavity devices may be used in radar transmitter as pulsed or continuous wave oscillators। ये हमारे पास पल्स सिग्नल्स यानी डिजिटल या जो आपके पास वो है, ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल भी क्रिएट कर सकता है और कंटिन्यूस सिग्नल भी ये क्रिएट कर सकता है। और इसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो ये क्रिएट कर सकता है वो 600 से 30,000 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी रेंज है, काफ़ी बड़ी बैंडविड्थ में ये काम कर सकता है, आपको सिग्नल क्रिएट करके दे सकता है। तो इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की तरफ। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें अगर आप लोग देखें तो पहली चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं वो ये हमारे पास एक वो है इनपुट के लिए हम लोगों ने प्रोब दिया हुआ है। ये जो है ये हमारे पास ये जो गोल गोल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सुराख सुराख, ये हमारे पास क्या है, कैविटी रेजोनेटर्स हैं। ठीक है, नॉर्मली आप लोग 8 से 20 या 18 की रेंज में, ठीक है, 20 हाँ जी 8 से 20 की रेंज में आप लोग कैविटीज़ इसके अंदर लगाते होते हैं। ठीक है, और ये कैविटीज़ हमारे पास जो हैं ये पॉजिटिवली वो हैं एक्साइटेड हैं, यानी एनोड का काम भी करते हैं। ठीक है, तो ये एनोड भी हैं और इसके अंदर कैविटीज़ भी हैं। और यहाँ बीच में जो है ये सिलेंडर जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास कैथोड है जिसको हम लोगों ने सप्लाई दी हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करेगा। इस डायग्राम के अंदर दिखाया नहीं गया लेकिन ऊपर टॉप पे हम लोगों के पास परमानेंट मैग्नेट होता है, इसी तरह बॉटम पे भी उसका दूसरा पोल होगा, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, तो वो उन्होंने यहाँ पे शो नहीं किए लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे जो कि 90 डिग्री पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, अच्छा बकिया दूसरी डायग्राम में उन्होंने उसी कैविटी को शो किया हुआ है एज अ रेजोनेटर सर्किट। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग पहले भी कहते थे कि जी हमारे पास कैविटी रेजोनेटर्स आम जो एलसी सर्किट्स हैं या रेजोनेटर्स हैं उनकी जगह हम लोग यूज़ करते हैं हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे। तो यहाँ पे उन्होंने शो किया है कि ये जो प्लेट्स हैं, ये जो करीब करीब पोर्शंस हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक्ट कर सकते हैं एज अ कैपेसिटर, या इनको हम कैपेसिटर एज्यूम कर सकते हैं। और ये जो पूरा कंडक्टर से बना हुआ वो है, ठीक है, पाथ है, इसको आप एज एन इंडक्टर कंसिडर कर सकते हैं। तो हर एक कैविटी रेजोनेटर एक्चुअली आपके पास एक एलसी यानी इंडक्टर और कैपेसिटर के सर्किट के, ठीक है, रेजोनेटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन थी कि जिसमें हमारे पास सारा जो एनोड है ये हमारे पास कॉपर से या किसी भी मेटल से आप लोग बना सकते हैं। इसी तरह कैथोड भी आपका मेटालिक होगा। कैविटीज़ आपके पास आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप उसको जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल करना चाहें या आप इसको जो है एयर के तौर पे एयर या वैक्यूम रहने दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। बकिया जो बाहर का रीजन है उसको हम एनोड कहते हैं। जो मिड में ये आपको येलो कलर नज़र आ रहा है ये कैथोड है। सुराखें जो हैं ये हमारे पास जो हैं वो कैविटी रेजोनेटर्स हैं। और ये जो यहाँ पे मिड में जो बड़ी सुराख है इसको आप लोग इंटरेक्शन एरिया कहते हैं। ये जो येलो के इर्द गिर्द पोर्शन है ये इंटरेक्शन एरिया है। यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन्स और जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। हम लोगों ने उसी डायग्राम को ऊपर से अब शो किया है वर्किंग शो करने के लिए। तो वर्किंग के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम लोग फ़िलहाल एज्यूम करते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ना हो, ठीक है, हमारे पास ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। अगर हमारे पास किसी किस्म का मैग्नेटिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करता तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैथोड से निकलेगा और एनोड की तरफ जाएगा, इस ब्लू पाथ को वो फॉलो करेगा, ठीक है, जिसको मैंने अभी रेड बना दिया है, ठीक है। तो इस ब्लू पाथ को वो सीधी लाइन की तरह फॉलो करेगा। अब हमें पता है कि जी हमारे पास जब भी एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, ट्रैवल करता है, तो इसके इर्द गिर्द हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आप राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर थंब आपके पास इस डायरेक्शन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, ठीक है, इस डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। आप लोग अपने फिंगर्स को बंद करें तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में बंद हो रही हैं वो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी हमारे पास इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। हमने इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटरेक्शन करानी है अपने परमानेंट मैग्नेट से। तो परमानेंट मैग्नेट जो हमारे पास होता है वो बहुत ज़्यादा हाई उसकी भी मतलब पावर होती है। आप लोग उसमें जो है परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं, और जो आप लोग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक जो होता है जो आप बिजली की मदद से किसी मैग्नेटिक मटेरियल से बनाते होते हैं वो वाला मैग्नेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम लोग यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों ने परमानेंट मैग्नेट टॉप एंड बॉटम पे लगाया हो, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे कैथोड को करंट दें, ठीक है, तो हमारी ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इंटरेक्ट करती हैं ऊपर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, या मेरे पास मेरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी जो फील्ड लाइंस हैं इस जानिब, ठीक है, वो इनसाइड मतलब इनसाइड द पेज या इनसाइड द बोर्ड वो जा रही हैं, ठीक है। तो क्रॉस आएगा, ठीक है, और इस साइड से वो क्या होंगी, ऊपर की जानिब आ रही हैं, यानी बोर्ड से आउटसाइड द बोर्ड निकल रही हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो इस तरीके से है कि वो इनसाइड द पेपर जा रहा है, ठीक है। वो सारा जो है वो क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक है। तो इस जानिब हमारी जो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड है और आपका जो फील्ड जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है या इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। इस साइड से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रीएनफोर्स करते हैं, ठीक है। तो जिस जानिब आपकी रीएनफोर्समेंट होती है, ठीक है, उस जानिब से ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और जिस जानिब हमारे पास कैंसलेशन होती है फील्ड की उस जानिब हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रोटेट कर जाता है, यानी मूव कर जाता है। आप लोग इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, एक जो हाथ गाड़ी होती है या रेड़ा होता है, अगर आप जो है दोनों अतराफ से इक्वल फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो वो रेड़ा सीधा जाएगा। अगर आप लोग इस साइड से जो है वो कैंसलेशन कर दें फोर्स की और इस साइड से जो है ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें तो रेड़ा इस जानिब मुड़ जाता है। सिमिलरली अगर आप रिवर्स करेंगे तो रेड़ा दूसरी जानिब मुड़ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें और यहाँ पे फोर्स ना अप्लाई करें इस हाथ की जानिब से तो आपका रेड़ा दूसरी साइड पे मुड़ जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी हैं कि एक जिस साइड से हमारे पास रीइंफोर्समेंट होती है उस साइड से ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है तो वो दूसरी साइड की तरफ मुड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। या इस साइड वाले जिस तरह होते हैं कि पहिए जो होते हैं एक साइड वाले वो ज़्यादा स्पीड पकड़ते हैं, दूसरी साइड वाले स्लो डाउन हो जाते हैं, तो रेड़ा मुड़ जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह मुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो की है मैग्नेटिक फील्ड की जानिब से, तो इस तरीके से मुड़ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ी मोशन करेगा। अब अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जो आपकी परमानेंट मैग्नेट से निकल रही हैं वो फील्ड लाइंस, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन के वोल्टेज को अगर आप बढ़ाते जाएं, उनके अंदर जो एनर्जी है उसको आप बढ़ाते जाएं, तो उससे रिज़ल्ट क्या होगा कि ज़्यादा रोटेशन होगी, ठीक है। एक वक्त ऐसे आएगा कि वो रोटेशन जो होती है वो आपके एनोड को टच नहीं करती, बल्कि मतलब एनोड को टच करते हुए, ठीक है, वापस कैथोड की जानिब मुड़ जाएगी,
ठीक है। तो ये जो मुड़ना हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है कि आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोवाइड की है, जो कि यहाँ पे हमने शो नहीं की, परपेंडिकुलर है, वो इनसाइड द बोर्ड जा रही है, या हम जो इस डायग्राम में है उन्होंने आउटसाइड द बोर्ड लिया है, मैंने जो आपको एग्जांपल दी है वो इनसाइड द बोर्ड की थी। ठीक है। तो उस लिहाज से हमारे पास क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही ज़्यादा रोटेट करेगा, जितना ज़्यादा वो जो है ये कर्व पाथ को वो फॉलो करेगा। एक पॉसिबिलिटी आ सकती है कि आपके मैग्नेट के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो कि वो इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल एनोड की जानिब जाने ही ना दे, बल्कि उससे टच करता हुआ वापस चला जाए। ठीक है। तो ये हमारे पास वो क्रिटिकल पॉइंट है कि जिसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड को टच ही नहीं करेगा, बल्कि इस तरीके से ये जो छोटे छोटे उन्होंने शो किए हुए कि जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, करीब करीब से होके वापस जा रहे हैं कैथोड की जानिब। ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है कि जिसमें हमारे पास क्या है, डीसी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम लोगों ने क्या शो किया कि जी हमारे पास मैग्नेट का क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन डीसी इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस डीसी इलेक्ट्रॉन्स जब ये वाली कर्व से होके जाते होते हैं इस तरीके से कि वो टच नहीं करते एनोड को, या एनोड के अंदर जम नहीं होते, वहाँ मतलब जाते नहीं हैं, सर्किट कंप्लीट नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से टच होते हुए जाते हैं इन कैविटी रेजोनेटर्स के सामने से। ठीक है। तो इन कैविटी रेजोनेटर के सामने से जब ये गुजरेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल वैसे ही फिनोमेना होता है जैसे आपकी बांसुरी में होता है। ठीक है। अगर आप बांसुरी बजा रहे हो, या जो आप लोग सीटियाँ बजाते हैं पेन के उसकी मदद से, पेन के ढक्कन की मदद से आप लोग सीटी बजाते हैं, तो आप क्या करते हैं, इस साइड से एक हवा के झोंके को रिलीज़ करते हैं। ठीक है। फूंक मारते हैं, वो क्या करते हैं, इसके अंदर से गुज़र के एक साउंड क्रिएट करता है। ठीक है। वो साउंड जो होता है वो आपका डिपेंडेंट होता है आपके ढक्कन के साइज़ के ऊपर। जितना आपके ढक्कन का साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा होगा, उसी हिसाब से आपके पास जो आवाज़ होगी वो पतली या मोटी आएगी। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ भी होता है कि इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से पास होता है कैविटी रेजोनेटर से तो जिस कैविटी से वो पास होता है उसके अंदर वो एक सिग्नल क्रिएट करता है। वहाँ बोतल के ढक्कन में हमारे पास साउंड वेव क्रिएट होती थी, यहाँ पे हमारे पास आरएफ या हम कह सकते हैं कि एसी सिग्नल क्रिएट होता है। अब जो है हमारे पास जो ये प्रोसीजर है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कह दें या ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है कि आपके पास एक डीसी इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक एसी करंट क्रिएट किया। ठीक है। कैविटीज़ के अंदर। ठीक है। कैविटीज़ के अंदर हमारे पास एक एसी सिग्नल क्रिएट हुआ, या एसी वोल्टेज क्रिएट हुआ, या एसी करंट क्रिएट हुआ। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की ये वो है आदत है कि वो क्या करता है, अपनी पोलैरिटीज़ एक तो बार बार बदलता रहता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी ये जो एसी करंट क्रिएट हो रहा है ये टोटली डिपेंडेंट है आपके साइज़ ऑफ कैविटीज़ पे, कि आपने अपने जो रेजोनेटिंग कैविटीज़ हैं उनका साइज़ क्या रखा है। तो जिस लैम्डा के या जिस साइज़ के आपके पास ये कैविटी रेजोनेटर्स होंगे, उसी साइज़ का आपका सिग्नल जो होगा वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर पाएगा। तो आपकी इलेक्ट्रॉन की मोशन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट हो। ठीक है। आप इस तरीके से जब उसको मूव कराएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं बाय नेचर कि वो ज़्यादा एनर्जाइज होते हैं बनिस्बत दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के, तो आपके पास एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ आती होती हैं इन कैविटीज़ में, और उसमें सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी सर्वाइव करती है जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। तो वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को यहाँ पे एसी सिग्नल की फॉर्म में वो क्रिएट करता है। इस एसी सिग्नल ने फिर क्या करना है, जो आपके पास क्रिएट हो जाता है इन कैविटीज़ के अंदर, वो दोबारा इंटरेक्ट करता है हमारे पास इन ही डीसी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है। और वो किस तरीके से इंटरेक्ट करता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को स्लो डाउन करेंगे, जो नेगेटिवली चार्ज एरियाज़ हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड अप करेंगे। ठीक है। तो वही फिनोमिना जो हमारे पास बखिया क्लेस्ट्रॉन ट्यूब्स वगैरह में, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ट्यूब में था, यहाँ पे भी होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की बंचिंग हो जाती है इस एसी करंट की वजह से। ठीक है। इनिशियली हमारे पास क्या था, सिंपल इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था। फिर हमने क्या किया, जब परमानेंट मैग्नेट लगाया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में इस तरीके से कर्व आया। ठीक है। फिर आप लोगों ने वोल्टेज को बढ़ाया, या आप लोग दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं, या वोल्टेज को बढ़ाएं या आप अपने परमानेंट मैग्नेट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंस इंटरेक्टिव फील्ड आती है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को
ज़्यादा कर्व पाथ फॉलो करने पे मजबूर करती है। और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरह के कर्व पाथ को फॉलो करे कि जिसमें वो कैथोड से निकल के एनोड को टच करता हुआ या एनोड को टच किए बगैर कैथोड की तरफ आ जाए, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास कैविटीज़ के अंदर एक एसी सिग्नल क्रिएट होता है। वो एसी सिग्नल फिर क्या करता है, जो नए आने वाले डीसी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, उनकी बंचेस बनाता है। ठीक है, जब बंचेस बन जाती हैं तो हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की बंचेस बनती हैं। ये जो आपको मैरून में नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये मैरून में जो आपके पास बंचेस बनी हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ये कंप्लीट बंचेस हैं। ठीक है, इसके बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये जो बंचेस हैं ये हमारे पास एक व्हील का इफ़ेक्ट देती हैं, पहिए का इफ़ेक्ट देती हैं, और ये कंटिन्यूसली इस तरीके से रोटेट कर रही होंगी। ठीक है, इस तरह रोटेट करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जिस जगह पे, ये बंचेस के इलेक्ट्रॉन जिस ये क्या मेटल के साथ टच होती हैं, वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जो है वो मतलब हमारे पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करती हैं, एक बहुत बड़ा। ठीक है, और वो वाली साइड हम कहते हैं कि जी, या वो वाला प्लेट जो है वो हम कहते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज है, और उसके इर्द गिर्द जो दो प्लेट्स हैं वो हम कहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। फिर यही व्हील जब आगे जाती है, इस प्लेट को पॉजिटिव से नेगेटिव बनाती है, पुराना वाला प्लेट जो है वो दोबारा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और सो ऑन, इस तरीके से ये चक्कर चलता जाता है। ठीक है, इस तरीके से रोटेशन होगी, और हमारे पास जो कैविटी रेजोनेटर्स हैं उनके जो प्लेट्स हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होते जाएंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन बंचेस हैं ये हमारे पास कैविटीज़ में, ठीक है, वही वो जो मैंने आपको ढक्कन वाली एग्जांपल दी, ठीक है, वो ढक्कन की तरीके से कि जो वहाँ से हम लोग साउंड या सीटी की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ हमारे पास वो आरएफ सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर आरएफ सिग्नल क्रिएट करता जाता है। ठीक है, और इसी की मदद से फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो है सिग्नल क्रिएट हो गया है। आप किसी भी कैविटी से प्रोब की मदद से, ठीक है, उसी सिग्नल को हासिल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट के तौर पे ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को इस जो ये पूरा सिनारियो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा समझ आएगी अगर आप लोग इस स्लाइड के बिल्कुल एंड पे चले जाएं। ठीक है, और ये जो वेबसाइट है इस पे आप लोग इसको देख लें, रेडार ट्यूटोरियल। इसमें उन्होंने मैग्नेट्रॉन की ये सारी डिटेल दी हुई है जो मैंने अभी बोली है। इसके अलावा उन्होंने ये चीज़ एनिमेशन की फॉर्म में, यही डायग्राम्स हैं लेकिन यहाँ पे वो एनिमेट नहीं हो रहे, वहाँ पे जो है वो ज़्यादा एनिमेटेड वर्जन है उसका, तो उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन बंचेस हैं ये हमारे पास एनोड को कैथोड या कैथोड को एनोड बना रहे हैं, एसी सिग्नल बार बार बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस जो वेबसाइट है इसको आप लोग के अपने उसमें जो है वो कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, ये स्लाइड्स जो हैं ये मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। साइट जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, 8113 अब्दुलरहमान abdulrahman.weebly.com। ठीक है, उस पर ये स्लाइड मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, HTTPS और इस तरीके से वो जो दो डॉट्स होते हैं और इस तरीके से। ठीक है, तो आप ये वेबसाइट पे चले जाएं, आपको जो है ये पूरे स्लाइड मिल जाएंगे। उस स्लाइड के अंत में ये जो लिंक है ये कॉपी करके आप लोग इस लिंक पे चले जाएं, आपको यहाँ इस पे जो है मैग्नेट्रॉन के अच्छी सी वीडियोस मिल जाएं, वो मिल जाएंगी, एनिमेशन मिल जाएगी ख़ुसूसन इस डायग्राम की। ठीक है, कि किस तरीके से ये व्हील रोटेट करता है और अल्टरनेटिंग जो है वो हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स को पॉजिटिव से नेगेटिव बनाता जाता है। ठीक है, तो ये और उसकी निस्बत से हमारे पास ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं, ये ब्लू हमारे पास आरएफ सिग्नल है कि वो आरएफ सिग्नल किस तरह क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें आपको उस एनिमेशन में नज़र आ जाएंगी। ठीक है, बकिया इसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी ये सारी चीज़ डिटेल भी उसमें अवेलेबल हैं। इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी गिवन है, जिस तरह हम लोगों ने कहा कि पहले डीसी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो कर्व क्रिएट करता है, फिर उसकी वजह से एसी सिग्नल क्रिएट होता है ये ब्लू में। ठीक है, फिर उसकी वजह से ये ब्लू जो है ये अब खुद इंटरेक्ट करता है नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और रिजल्टेंटली हमारे पास बंचिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और उस बंचिंग की वजह से मज़ीद हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसी सिग्नल क्रिएट होता है। तो ये सारी डिटेल उसमें है, आप लोग उसको भी एक नज़र देख लें तो इंशाल्लाह आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है टनल डायोड। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग हायर फ्रिक्वेंसीज़ पे आम जो डिवाइसेस हैं उनको नहीं यूज़ कर सकते, तो हमारे पास एक
दूसरी जो वो है, जैसे आर्म स्विचेस हैं, मैकेनिकल स्विचेस, आप इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज पे नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप लोग डायोड्स का सहारा लेंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नॉर्मली हम लोग यूज़ करते होते हैं, लेकिन यहाँ इस कोर्स में हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे इतना फोकस नहीं रखते। रीज़न उसकी ये होती है कि ऑलरेडी आप लोगों ने इसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स 1 2 में ये जो है कवर किए होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वगैरह वगैरह में आप लोगों ने कवर किए होते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो आपके JFETs, FETs, ठीक है, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट्स, ये वाले जो हैं एन मॉसफेट, पी मॉसफेट्स, ये वाली जो डिवाइसेस हैं ये वाली यूज़ होती हैं। BJTs नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। टनल डायोड हमारे पास यूज़ होता है एज एन ऑसिलेटर, ठीक है, इसको भी हम एज एन ऑसिलेटर यूज़ करते होते हैं। और टनल डायोड की सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये हमारे पास एक ऐसा डायोड है जिसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है, या नेगेटिव रेजिस्टेंस का फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है, V=IR, ठीक है, हम कहते हैं वोल्टेज आप बढ़ाएं तो आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, अगर आप लोग करंट को कांस्टेंट रखें, ठीक है। इसी तरह आपको मतलब V/I का रिलेशनशिप आपको ये कहता है कि जितना आप लोग वोल्टेज बढ़ाएं रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट बढ़ाएं रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ नहीं रही होती, बल्कि अचानक कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू उस पर्टिकुलर रीजन में माइनस में चली जाती है, यानी नेगेटिव रेजिस्टेंस का फिनोमेना अकर होता है। उसकी रीज़न क्या है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग टनल डायोड की कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सिंबल जो है टनल डायोड का वो इस तरीके से है, ये हमारे पास एनोड को शो कर रहा है, कैथोड हमारे पास इस केस में स्ट्रेट लाइन की बजाय इस तरीके से ब्रैकेट की फॉर्म में है, ठीक है। इसकी कुछ यूजेस उन्होंने दी हैं कि क्या यूजेस हैं, हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन है, लो कॉस्ट है, नॉइस है, ये इसके एडवांटेजेस हैं, बल्कि यूजेस नहीं एडवांटेजेस हैं, ठीक है, वो दी हुई हैं कि क्या क्या फ़वाइद हैं इसको यूज़ करने के। इन्वायरमेंटल इम्यूनिटी है, लो पावर डिसिपेशन है, सिंप्लिसिटी है, लॉन्गेविटी है, ज़्यादा टाइम चलता है, आसानी से आप इसको फैब्रिकेट कर सकते हैं, कम पावर यूज़ होता है, जो तमाम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की प्लस पॉइंट है। लो कॉस्ट, लो नॉइस, ये भी तमाम उसमें है। हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन तमाम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की ये एडवांटेजेस में आता है, ठीक है। सब एप्लीकेशन जो है वो उन्होंने बताई हुई है कि कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं हाई स्पीड स्विचेस के तौर पे, जो कि हमें अक्सर ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह आइसोलेटर के तौर पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये CPU में आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, और जो है FM रिसीवर्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व थी, सॉरी कहाँ गई, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हमारे पास क्या है, इनिशियली जब आप लोग वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये हमारे पास वो रीजन है जहाँ पे रेजिस्टेंस आम तरीके से मतलब नॉर्मल तरीके से बिहेव करता है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस है हम कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ के बाद से हमारे पास जो है आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है लेकिन करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो ये हमारे पास वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है जो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने शो किया हुआ है। और कुछ मतलब इसके भी कुछ देर बाद जब आप वोल्टेज मज़ीद बढ़ाते हैं तो दोबारा हमारे पास करंट उसी तरीके से बढ़ता जाता है और हमारे पास दोबारा पॉजिटिव रीजन आ जाता है रेजिस्टेंस का। तो अगर आप लोग इस रीजन के अंदर काम करें, ठीक है, तो इस रीजन के अंदर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑसिलेटर भी, ठीक है। टनल डायोड की आम डायोड के हिसाब से अगर हम लोग जो है वो करें कंपैरिजन करें तो फ़र्क क्या होता है। आम डायोड जो है उसके अंदर हमारे पास डोपिंग लेवल कम होता है, टनल डायोड में हम लोग 1000 टाइम्स ज़्यादा डोपिंग करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास डिप्लीशन रीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बारीक होता है, तंग हो जाता है, और उसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डिप्लीशन रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है या हाई होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने डायोड्स की बिहेवियर को शो करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की थी। उसमें एक हमारे पास जो था वो एनर्जी जो बैंड्स थी उनके कॉन्सेप्ट से आप लोगों ने बताया था कि किस तरीके से हमारे पास जो है कंडक्शन होती है या नहीं होती किसी भी डायोड के अंदर। तो यहाँ पे उन्होंने एक ऑर्डिनरी
डायोड की एनर्जी ग्राफ बनाई है, ठीक है। एनर्जी ग्राफ क्या है हमारे पास, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर शो कर रहा है या एनर्जी लेवल शो कर रहा है। ये हमारे पास ईजी यानी कि एनर्जी गैप है, फॉरबिडन जोन जिसको हम कहते थे कि दो ऑर्बिट्स या दो शेल्स के दरमियान कुछ रीजन ऐसा होता है कि जहाँ पे किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये हमारे पास वो फॉरबिडन बैंड शो कर रहा है, ईजी या एनर्जी गैप शो कर रहा है। ईसी हमारे पास कंडक्टिव या कंडक्शन बैंड है, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंडक्शन रीजन में हो, कंडक्शन बैंड के अंदर हो, कंडक्शन शेल के अंदर हो, तो वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिडर होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, पी टाइप इलेक्ट्रॉन, पी टाइप जो मटेरियल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चूँकि हम कहते हैं कि जी उसमें हम लोगों ने थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटीज़ डाले होते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल में हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, लेस होते हैं, तो हमारे पास उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो होल्ड होता है न्यूक्लियस का वो कम होता है। तो हम लोग कहते हैं कि वो वाले इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्री होते हैं, ठीक है, या उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे वही चीज़ शो की गई है कि कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन पी टाइप मटेरियल में उनकी जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो हैं वो भी हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जी उनकी जो एनर्जी लेवल है वो कंपैरेटिवली वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, ठीक है। तो होता क्या है कि आपके नॉर्मल केसेस में इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, ठीक है। पी टाइप मटेरियल के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अबेंडेंस होती है और होल्स जो हैं वो ये हैं, ठीक है। जब भी कंडक्शन होती है आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि कंडक्शन बैंड है उनको एनर्जी देनी है, ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे ताकि वो जाएं और पी टाइप के जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को वो अटेन करें। एक दफ़ा वो ये इतनी एनर्जी अटेन कर दें, ठीक है, तो तब हमारे पास वो पी टाइप मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पी टाइप मटेरियल में जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे वो थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं। उसकी वजह से वो क्या हो जाता है कि उनकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। वो क्या करते हैं, उनके वैलेंस शेल के होल्स के अंदर जो है वो इंटर हो जाते हैं या गिर जाते हैं और हमारे पास करंट इस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास ऑपरेशन है नॉर्मल पी एन जंक्शन इलेक्ट्रॉन का, कि जिसमें हम लोग कहते हैं कि एन टाइप मटेरियल जो है उसका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी लेवल पे है बनिस्बत पी टाइप मटेरियल के कंडक्शन और वैलेंस बैंड के, ठीक है। पी टाइप मटेरियल में चूंकि हम लोगों ने थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी इम्प्योरिटीज़ डाली होती हैं तो हमारे पास होल्स होते हैं, जबकि एन टाइप मटेरियल में हम लोगों ने फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की डोपिंग की होती है, तो इसलिए वहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप चाहते हैं कि वो जो है कंडक्शन करें तो आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी एनर्जी ज़्यादा देनी होगी ताकि वो पी टाइप के जो कंडक्शन बैंड है उसकी एनर्जी को अटेन करें और फिर उसके बाद जो है वो उन होल्स के अंदर इंटर होके मतलब डायोड से पास हो, ठीक है। जब डायोड से पास होंगे तो हमारे पास बकिया जो है वो हम लोगों ने सर्किट में उनको ट्रांसमिशन लाइन दी होती है जो कि बैटरी के साथ कनेक्ट होती है, तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या करंट जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। अब होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ शो की हुई है, ठीक है, टनल डायोड के हवाले से। टनल डायोड में हमारे पास चूँकि हमने कहा कि आम डायोड की निस्बत हम लोगों ने ऑर्डिनरी पी एन जंक्शन डायोड की निस्बत जो है वो हम लोगों ने ज़्यादा डोपिंग की होती है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद ज़्यादा होंगे, ठीक है, एन टाइप मटेरियल में, ठीक है, जबकि नंबर ऑफ़ होल्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे पी टाइप मटेरियल में। तो हमारे पास उसकी डोपिंग इस तरह होती है कि वो जो बैरियर पोटेंशियल है हम लोग कहते हैं कि जी फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ डिप्लीशन रीजन के अंदर हमारे पास ज़्यादा आयंस एग्जिस्ट करते हैं, उन आयंस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि बैरियर पोटेंशियल जो है, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल उसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये कर्व थोड़ा कम है, ठीक है, ये वाला जो आपको ये डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल नज़र आ रहा है ये कम है बनिस्बत टनल डायोड के, जो कि हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइन है अपवर्ड जानिब, ठीक है। हुआ क्या है, प्रीवियस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे पास इस वैलेंस शेल से काफ़ी ऊपर है, ठीक है, जबकि दूसरी साइड पे अगर आप देखें, दूसरे टनल डायोड में अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन्स का लेवल जो है वो हमारे पास वैलेंस शेल से
कम आ रहा है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन रीजन या कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप मटेरियल, वो हमारे पास तकरीबन सेम एनर्जी लेवल पे हैं जो कि हमारे पास वैलेंस शेल है, ठीक है, पी टाइप मटेरियल का, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास सेम लेवल पे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास टनलिंग इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। तो वो टनलिंग इफ़ेक्ट कैसे आता है, ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने शो किया कि अगर आप कोई वोल्टेज सप्लाई ना करें तो एन टाइप मटेरियल के जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास पी टाइप मटेरियल के होल्स से भी कम एनर्जी लेवल पे हैं, ठीक है। जब कम एनर्जी लेवल पे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इन होल्स में नहीं जा सकते, हमारे पास क्या होगा, नो करंट एग्जिस्ट करेगा। फिर जब आप इनको थोड़ा सा वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो एन टाइप मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, ये हमारे पास थोड़ा ऊपर की जानिब जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास वही हुआ है कि वो थोड़ा ऊपर की जानिब गए हैं। वो कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एनर्जी लेवल अभी थोड़ा बहुत सेम हो गया है, ठीक है। वैलेंस शेल ऑफ द होल्स की जो वैलेंस शेल है उनकी एनर्जी लेवल के वो करीब करीब हो गए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत करंट एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप कर रहे हैं होल्स की जानिब और हमारे पास एक करंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, हमारे पास यही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होंगे वो ज़्यादा एक ही एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। ये एक वो पॉइंट है कि जहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, एग्जैक्ट सेम एनर्जी लेवल पे आ गए। तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली जो है वो होल्स की जानिब बढ़ रहे हैं, हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम तक पहुँच गई है। इस पॉइंट के बाद अगर आप वोल्टेज की वैल्यू मज़ीद बढ़ाएंगे तो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है इनका लेवल मज़ीद बढ़ता जाएगा और हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये अपनी जगह पे, वैलेंस जो होल्स हैं ये अपनी जगह पे रहेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाता है नेक्स्ट उसमें कि जब आप मज़ीद वोल्टेज बढ़ाते हैं उससे ये इलेक्ट्रॉन मज़ीद ऊपर वाले एनर्जी से उसमें चले जाते हैं, लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। और वो जो हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही है दोनों एनर्जी लेवल्स की वो कम हो गई है, ठीक है। पहले फुल ओवरलैपिंग थी, अभी हाफ ओवरलैपिंग है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो जा सकते हैं ये, लेकिन ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स नीचे नहीं आ सकते। इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि एक करंट की जो वैल्यू होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है। मज़ीद आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये ओवरलैपिंग रीजन मज़ीद कम होगा। यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है कि वो ओवरलैपिंग रीजन बिल्कुल मतलब कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स मतलब ठीक है वो फिर भी थोड़े बहुत जंप कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास होल्स जो हैं वो लोअर एनर्जी लेवल पे हैं, ठीक है, बनिस्बत इलेक्ट्रॉन्स के। तो हमारे पास बेशक उनकी ओवरलैपिंग कम है लेकिन आपका करंट जो होता है वो कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। आपके पास फिर भी करंट की थोड़ी बहुत वैल्यू होगी, ठीक है। इससे जब आप मज़ीद इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मतलब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मज़ीद एनर्जी आएगी और एन टाइप मटेरियल जो है वो अब हमारे पास ऊपर वाले पी टाइप मटेरियल के कंडक्शन बैंड के साथ उसकी ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है। जब ऐसा होता है तो हमारे पास दोबारा करंट की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास दोबारा जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी टाइप के कंडक्शन बैंड में जाते हैं, वहाँ से जंप करके वैलेंस ये जो वैलेंस शेल में हमारे पास होल्स हैं उनको फिल करते हैं और वो फिर आगे जो है उसको ट्रैवल करते हैं सर्किट के अंदर और हमारे पास वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने आखिरी उसमें यही शो किया कि आप अगर वोल्टेज मज़ीद बढ़ाएंगे तो हमारे पास कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल वो आपस में जो होंगे सेम एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं और हमारे पास इसी से जो है वो कंडक्शन जो है वो दोबारा शुरू हो जाती है, ठीक है। ये जो सारी डायग्राम्स थी टनल डायोड के हवाले से और उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन थी मैंने इस वेबसाइट से ली है, इसलिए मैंने वेबसाइट का जो है लिंक दिया हुआ है। दोबारा वही चीज़ है कि आपको ये नोट्स जो हैं या स्लाइड्स जो हैं मेरी वेबसाइट से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोवेव के लेक्चर्स में से ये आखिरी लेक्चर होगा, लेक्चर 4 मेरे ख्याल में है, लेक्चर 4 है, ठीक है, या 5 है, आई डोंट नो। तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लें, आखिरी लेक्चर जो भी है, ठीक है। और उसमें ये आपके सारी ये दोनों लिंक्स हैं, आप लोग उस लिंक्स की मदद से ये टनल डायोड को और जो हमारे पास ये जो दूसरा था मैग्नेट्रॉन को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। उसमें एक्सप्लेनेशन भी गिवन है नोट्स के हवाले से, अगर आप लोग नोट्स में देखें तो वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन है।
और इस वेबसाइट पे भी है, ठीक है। और बाकी उन्होंने नेगेटिव रेजिस्टेंस का फिनोमेना क्यों हो रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है कि जी इसके लिए आपके पास जो एनर्जी लेवल्स है डिफरेंट बैंड्स का या शेल्स का, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जब आप लोग उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो आप लोग उसकी मदद से इसके जो IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आप लोग इसके जो नेगेटिव रीजन का पोर्शन है इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑसिलेटर, और इसमें आप लोग दोबारा इसको एज एन ऑन ऑफ स्विच के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आर्म डायोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये उसमें टनल डायोड की एक्सप्लेनेशन थी। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको और टॉपिक्स करा दूँगा। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।